'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, द कंट्रोवर्शियल स्मार्टफोन। जी हाँ, इसके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और वो बहुत चीप कंट्रोवर्सी थी, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। OnePlus 12R का फुल डिटेल्ड रिव्यू आपको देने वाले हैं और जो भी इस फोन में अच्छा बुरा है, हमेशा की तरह आपको टेक्नोलॉजी स्टाइल में सब कुछ बताएंगे। अगर आप इस फोन को लेने की प्लान कर रहे हैं तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें इस फोन के बारे में पता चलने वाली है। सबसे पहली चीज़, परफॉर्मेंस को ही उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा झोल हुआ था ब्रांड की तरफ से। एक तो आपको बता दूं, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4nm वाली बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। यहाँ पर परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच आपको मिलने वाली है। हमने एंटूटू स्कोर किया था तो 1.2 मिलियन के आसपास कुछ स्कोर आया था और CPU थ्रॉटल जो था वो कुछ लगभग 73% आया था। ये इतना खास नहीं था और मैक्स हीट भी जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब अगर आप इंटेंस गेम खेल रहे हो या इंटेंस टास्क कर रहे हो इसके ऊपर, तो ये फ़ोन ज़्यादा हीट होगा। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन एक झोल यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्रांड ने किया था वो ये था कि उन्होंने अपने इवेंट में ऑफिशियली बताया था कि इसका जो 256GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4 स्टोरेज मिलता है। LPDDR5X तो है 128 में, 256 में, दोनों में, लेकिन UFS 3.1 आपको 128GB स्टोरेज में मिलेगा और UFS 4 आपको 256GB स्टोरेज में मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर इसको एक्सपोज किया, काफ़ी सारे लोगों ने ये बात सामने लाई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंटूटू जो है वो क्लियरली UFS 3 दिखा रहा है, ना कि UFS 4। बाद में OnePlus ने ये बात अपनाई और फिर लोगों से ओपनली अपोलोजाइज किया और बोला कि भाई हम रिफंड वाला ऑप्शन देते हैं, जिनको नहीं अगर ये फ़ोन जमता है वो रिफंड कर सकते हैं। अब मेरा मानना ये कि जब तक बात एक्सपोज नहीं हुई तब तक OnePlus ने इसको सामने नहीं लाया और अपोलोजाइज नहीं किया। हमने भी अपनी तरफ से यहाँ पर उसको टेस्ट किया, iQOO Neo 9 Pro जिसमें UFS 4 है, और यहाँ पर डेफिनेटली देखेंगे तो ऐप में क्लियरली UFS 4 दिखा रहा है iQOO Neo 9 Pro के अंदर। हमने जब टेस्टिंग किया तो स्कोर्स भी वैसे ही निकल कर आए थे। OnePlus 12R जो था वो 71,000 के आसपास था और iQOO वाला जो था वो 1 लाख के ऊपर चला गया था। इससे भी ये पता चलता है कि डेफिनेटली जो स्टोरेज का इशू है वो यहाँ पर लोगों ने जो एक्सपोज किया था वो सही था। अब यहाँ पर दो बड़ी बातें निकल कर आती है। एक तो ब्रांड ने यहाँ पर जो है वो अपने इवेंट के अंदर कंफर्म्ड किया था कि इसमें UFS 4 है। ये कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक फोन के बारे में डायरेक्टली बोल रहे हो कि UFS 4 स्टोरेज है और बाद में लोगों ने एक्सपोज किया और पता चला कि 256GB वाले वेरिएंट के अंदर UFS 3.1 है। फिर ब्रांड ने भी एक्सेप्ट किया। तो यानी कि आपने झूठ बोला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और इतने सारे यूजर्स को आपने धोखा दिया। तो ये जो चीज़ हुई है, जो प्रैक्टिस किया है OnePlus ने, ये बहुत बुरा है। इतना ही नहीं, OnePlus 12 के साथ भी हुआ है। OnePlus 12 में बोला था कि eSIM का सपोर्ट है, अपडेट के साथ आएगा। मैंने रेडिट के ऊपर पोस्ट देखा और रेडिट पर बोला जा रहा है OnePlus 12 के बारे में कि भाई इसमें eSIM का सपोर्ट अब ब्रांड नहीं दे रही है। वहाँ से वेबसाइट से फीचर भी निकाल दिया है और अभी कोई eSIM का सपोर्ट नहीं आएगा, जबकि ब्रांड ने प्रॉमिस किया था। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस ब्रांड कर रही है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपने यूजर को झूठ बोल रहे हो और धोखा दे रहे हो। तो ये अगर आपका ट्रस्ट इशू ब्रांड लोगों ने खो दिया तो वो वापस नहीं आएगा। फोन्स बड़े अच्छे लॉन्च करते हो, प्राइसिंग भी अच्छी होती है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो धोखे वाला काम है, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत बहुत नीचे आ सकती है। मैं वीडियो में आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था इस प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि गलत हो जाएगा कि आपको मैं पूरा फ़ोन के बारे में बताऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ले लिया है और कुछ लोग लेने भी वाले, शायद इतनी चीज़ें लोगों के लिए मायने नहीं रखती है, तो आगे बढ़ ही जाते हैं। अब यहाँ पर उसी के साथ हमने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम खेला, HDR पर सेट करके, अल्ट्रा पर सेट करके। गेम प्ले बहुत स्मूथ था। इनफैक्ट हमने जेंशिन इम्पैक्ट भी यहाँ पर आधा घंटा कंटिन्यूसली खेला, कॉन्स्टेंट 60 FPS फ्रेम रेट्स था और वहाँ पर भी मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। तो जेंशिन इम्पैक्ट में हमने चेक किया तो अच्छे रिजल्ट्स थे कि यहाँ पर थर्मल्स जो थे वो उसके कंट्रोल्ड थे। बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसमें, वो आपको डे टू डे लाइफ के टास्क या ओवरऑल गेमिंग वगैरह की मैं बात करता हूँ, वो सब कुछ आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एंड्रॉइड 14 ऑक्सीजनोस 14 पर आपको ये मिलता है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी जो पैच था वो सिर्फ फरवरी का था। अभी हाल ही में जब हमने चेक किया एक अपडेट आया था, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने फिक्सेस किए, लेकिन सिक्योरिटी पैच को नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट iQOO Z9 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है बजट फोन 20,000 का, उसमें मार्च सिक्योरिटी पैच आ गया, लेकिन इसमें अभी तक मार्च सिक्योरिटी पैच नहीं है। अभी मार्च खत्म होने वाला है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा लेट हो गया OnePlus इस मामले में। लेकिन OnePlus की हिस्ट्री अच्छी है, अपडेट्स तो वो देता है, तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी सिक्योरिटी पैच भी अपडेट कर देगा।
बाकी कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, कोई एड्स नहीं है, लेकिन हाँ इनका वन प्लस स्टोर है, कम्युनिटी ऐप है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से कोई फालतू के नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो कोई अनॉय नहीं करेगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको कोई ग्लैंस या कोई एड्स देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही क्लीन और बहुत ही एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर अभी तक हमने कोई भी कंप्लेंट्स नहीं देखी, कोई लैग स्टटर, कोई जिटर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। और यहाँ पर 3 साल के ईयरली ओस अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो यहाँ पर आपको अपडेट्स भी बढ़िया मिलेंगे। एंड्रॉइड 17 तक होपफुली इस फोन में आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, तो आपको वो मिलता है क्योंकि इसमें गूगल डायलर है, तो आजकल गूगल भी हमारे पे थोड़ा रहम कर रहा है। बाकी कॉल क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, इसमें 5G का सपोर्ट है। हमने सिम कार्ड वगैरह लगा कर देखा तो 5G नेटवर्क पूरा शो होता है। और कॉलिंग पे भी हमने जब टेस्ट किया तो कोई इश्यूज नहीं थे, कोई ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं थे। सामने वाले की आवाज़ प्रॉपर आ रही है, हमारी बढ़िया जा रही है, सेंसर्स भी प्रॉपर काम करता है, लाइट ऑन ऑफ होती है, ये सब कुछ हमने चेक किया। कॉलिंग से रिलेटेड इस फोन में हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी। डिस्प्ले दोस्तों आपको बड़ी मिलती है, 6.78 इंच की एक अच्छी ह्यूज डिस्प्ले और 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले। ये एक LTPO वाली डिस्प्ले, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ये एडेप्टिवली सिंक होता है अगर आपने स्मार्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है। और साथ में आपको Pro XDR भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, जो बेसिकली कहाँ काम करता है, कैमरे के अंदर काम करता है। अगर आप फोटोज क्लिक करते हैं तो गैलरी में आपको नीचे Pro XDR का ऑप्शन मिलता है, आप लाइव फोटोज के अंदर ही चेक कर सकते हैं कि वो फोटो को और कितना अच्छा एनहांस कर सकता है। तो ये एक फीचर उन्होंने डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर ऐड करके दिया है। बाकी 4500 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। ऑनेस्टली कहूँ तो इतनी खास ब्राइटनेस मुझे नहीं लगी। आउटडोर विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हमने दूसरे फोन से भी कंपेयर किया जिनमें इससे कम निट्स थी ब्राइटनेस की, और ये उनके जैसा ही था। तो ये भी मुझे लगता है कि किस तरीके की मार्केटिंग किया गया OnePlus 12R की तरफ से, आई एम कंप्लीटली नॉट श्योर। तो यहाँ पर भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी इसकी ब्राइटनेस को लेकर। कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया था कि भाई इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जो एग्जैक्टली है वो कम ही होगा। लेकिन जो पीक ब्राइटनेस ब्रांड ने क्लेम किया वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है। लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले पैनल है वो बहुत अच्छा है। कर्व्ड आपको डिस्प्ले मिलती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी है। 10 बिट वाली डिस्प्ले, तो कलर्स वगैरह, शार्पनेस वगैरह इसके बहुत अच्छे थे, हमने सब डिटेल में चेक किया। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है आउटडोर की भी वो अच्छी है, विजिबल है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटफ्लिक्स, डॉल्बी विजन और प्राइम आपको यहाँ पर HD फुल HD का सपोर्ट दिया है, और यूट्यूब पर 2160p 60 FPS HDR का सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट्स यहाँ पर सारे अच्छे लेके आए हैं। ओवरऑल डिस्प्ले पैनल, इसका जो पंच होल जो चिन्ह है वो बहुत कम है। एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डिस्प्ले की बात करेंगे तो बहुत ही कमाल की है। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की बैटरी है और 100 वॉट का अडेप्टर है, और ये अच्छी बात है कि ब्रांड ने बॉक्स में दिया है। और यहाँ पर 0 to 100% ये लगभग आधे घंटे में फुल चार्ज करता है, जो इंप्रेसिव रिजल्ट है। हमने खुद टेस्ट किया और उतना ही यहाँ पर उतने समय में ही जो चार्ज हो गया था। और यहाँ पर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने कुछ लगभग 5 घंटे का बैटरी ड्रेन टेस्ट इसमें किया है, बेसिक आपको बताने के लिए। वैसे तो हमने पूरा मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट वाला वीडियो बनाया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो आपको शायद मिल गया रहेगा या मिलेगा, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नॉर्मल आपको बेसिक चीजें बताऊं तो 5 घंटे में लगभग हमने YouTube का 4K वीडियो प्लेबैक स्टार्ट किया था। 97% से ये 69% यानी कि 28% ड्रॉप हुआ था। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। इससे ये पता चलता है कि फुल ब्राइटनेस पर हायर रिफ्रेश रेट के साथ 4K वीडियो प्लेबैक के अंदर भी इसने काफी अच्छा यहाँ पर बैकअप दिया है। तो यहाँ पर पूरा दिन आपका आराम से चलेगा। अगर आप नॉर्मल टास्क भी करते हैं, मिक्स्ड यूज भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं, तो आपको आराम से एक दिन का बैकअप तो इसमें देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करते हैं, आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, सोनी IMX890 सेम सेंसर लेके आया है OnePlus 11R जैसा, जो OnePlus 11 में भी पहले था, OnePlus Nord C3 में भी था, वैसा ही सेंसर लाया। सेंसर में कुछ नया नहीं है, लेकिन सेंसर बहुत अच्छा है। आपको OIS मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, और आपको एक मैक्रो सेंसर है। आप OnePlus को फ्लैगशिप्स में या अपर मिड रेंज में अपने मैक्रो को खत्म कर देना चाहिए। नथिंग जैसा देखो 25-30 हज़ार की रेंज में फोन लॉन्च करता है तो अल्ट्रावाइड देता है और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देता है। आपको देना ही नहीं चाहिए मैक्रो सेंसर, मुझे ऐसा लगता है ये यूजलेस है। और 3-4 कैमरा दिखाकर आप लोग अट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि हमने लोगों को बहुत एजुकेट किया है इस मामले में। बाकी 4K 60 FPS आपको मैक्स वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है और फुल HD 30 FPS। यहाँ पर 4K नहीं है और फुल HD 60 भी नहीं है, 30 FPS पे ही अटका हुआ है। स्लो मोशन 720p 480 FPS, काफी अच्छी क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और आपको सेल्फी में नाइट मोड भी यहाँ पर मिलता है। आपको उसी के साथ पोर्ट्रेट में 1x 2x दोनों
आपको मैं शॉट दिखा रहा हूँ रियर के, बहुत ही अच्छे खासे आप पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं। जूम फोटोज भी आपको यहाँ पर 2x तक मिल जाता है। फोटो के अंदर अगर मैं नॉर्मल जूम की बात करूँ तो वो 20x तक जाता है, उसके भी फोटोज आप देख सकते हैं। और वीडियो में मैक्स 10x जूम आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी अगर मैं डे के कुछ फोटोज की बात करता हूँ तो फोटोज अच्छे हैं। एक चीज मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि जो सेंसर है ना, ये क्या काम करता है, ये बेसिकली काफी नेचुरल फोटोज देता है। वाइब्रेंट आपको नहीं दिखेगा जो सैमसंग के फोन्स में होता है, यहाँ पर आपको नेचुरल फोटोज मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद आती है। और यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो थोड़े ज्यादा लगते हैं फेस के ऊपर, लेकिन ओवरऑल जो बुके शॉट्स है, जो डायनामिक रेंज है, सेंसर अच्छा है, तो OnePlus ने ऑप्टिमाइजेशन भी उस हिसाब से करी है। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी आपको मैं ट्रीज का या कोई भी फ्लावर का फोटो दिखा रहा हूँ तो जो कलर्स निकल कर आए हैं वो यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए, काफी नेचुरल निकल कर। तो कलर करेक्शन भी यहाँ पर अच्छा है, कोई फेक कलर जनरेट नहीं करता है, ये हमने यहाँ पर नोटिस किया। सेम गोज फॉर सेल्फी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको शार्पनेस, डायनामिक रेंज, एज डिटेक्शन सब कुछ अच्छा है। तो सेल्फी में भी यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी अगर मैं डे की बात करता हूँ। बाकी उसी के साथ अगर मैं डे में वीडियो की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, OIS को पूरा काम में लिया गया है। सेम गोज फॉर सेल्फी भी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, बट कहीं कहीं डायनामिक रेंज में इशू रहता है। पीछे कहीं कहीं अगर आप देखोगे स्काई एकदम प्रॉपर विजिबल है, बैकग्राउंड विजिबल है, लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते कुछ करते हैं तो डायनामिक रेंज इधर उधर हो जाता है। लेकिन ओवरऑल सेल्फी वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन भी देखेंगे तो काफी अच्छी निकल कर आई है। नाइट में भी फोटोज यहाँ पर काफी अच्छे, फ्लैट्स इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं, फिर भी नॉइस कम है, ब्राइटनेस कुड हैव बीन बेटर मैं ये कहूंगा। अगर नाइट फोटोज की बात करता थोड़े और भी ब्राइट हो सकते थे। अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं नाइट के 1x और 2x जूम वाले, तो ये भी यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए, काफी शार्प है, नॉइस बहुत कम है। और नाइट के बाकी के भी फोटोज देखेंगे तो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। टेक्स्ट वगैरह भी अगर जो भी रहेगा वो काफी क्लियर दिखाई देता है, अगर आप दूर से भी फोटोज क्यों ना लो। बाकी सेम गोज फॉर सेल्फी भी अच्छी निकल कर आई है। लेकिन सेल्फी में एक प्रॉब्लम ये कि अगर आप बुरी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो बुरे फोटोज आते हैं, लेकिन अगर अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में आएंगे तो अच्छे आते हैं, जो कि इसके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा खासा पावरफुल स्मार्टफोन है। फिर भी सेल्फी नाइट में थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। बाकी वीडियो देखेंगे नाइट का तो रियर वीडियो काफी अच्छा निकल कर आया। बहुत कम ऐसे फोन्स होते जो नाइट में अच्छे वीडियो निकालते हैं और OnePlus 12R उनमें से एक है। सेम गोज फॉर इसकी सेल्फी भी देखेंगे तो नाइट में अच्छी है, बट फ्लिकरिंग थोड़ा दिखेगा, थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस सैचुरेशन में इश्यूज दिखेगा। लेकिन ओवरऑल सेल्फी भी नाइट की अगर आप देखते हैं वीडियो क्वालिटी तो वो भी अच्छी निकल कर आई है। डिजाइन और बिल्ड की भी बात कर लेते तो आपको यहाँ पर इसमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं, लेकिन ये अभी मेरे पास जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत स्मजेस जनरेट करता है, पूरा ग्लॉसी बैक है और नया फोन निकालते ही इतने उंगलियों के निशान पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आपको यहाँ पर एक बैक केस लगाकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्लिपरी है, हाथ से बहुत जल्दी देखेंगे बहुत जल्दी फिसल जाता है। तो अगर आप यूज कर रहे हो तो कभी कभी हाथ से गिरने का डर भी यहाँ पर रहेगा। तो ये चीज हमने नोटिस किया, हमारी टीम ने बहुत कंप्लेंट करी है कि डिजाइन तो अच्छी है, दिखने में तो फोन अच्छा है, लेकिन गिरने का डर रहता है और उंगलियों के निशान यहाँ पर काफी पड़ जाते हैं। वैसे पीछे ग्लास बैक है, स्पेसिफिकली ये नहीं पता कि कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन यूज करी। जहां तक मेरे नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पर हो सकता है। IP64 आपको रेटिंग्स मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुअल स्पीकर्स है, IR ब्लास्टर है, आपको डुअल माइक यहाँ पर मिलता है और साथ में IR नहीं अलर्ट स्लाइडर आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि फेमस है, OnePlus के सारे फोन्स में रहता है और ये बेस्ट फीचर है, आपको बहुत ही कन्वीनियंट, काफी हैंडी है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो फ्रेम्स भी यहाँ पर काफी बढ़िया है और वेट और थिकनेस भी अच्छा है, 8.8 mm की थिकनेस और 207 ग्राम्स। अब रीजन मेटल फ्रेम है तो वेट ऊपर नीचे रहता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया गया है 200 और 207 ग्राम्स के आसपास। तो इतना भी बुरा मैं यहाँ पर वेट को नहीं बोल सकता, क्योंकि जब होल्ड करते हैं इतना ज्यादा हैवी ये जो है वो फील नहीं होता है। बाकी उसी के साथ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो वो काफी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी है, मतलब ज्यादा हाथ को ऊपर नीचे करना नहीं पड़ता है और इजीली अनलॉक हो जाता है। और हैप्टिक्स भी यहाँ पर इसके बहुत अच्छे। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम बटन्स पे भी अप एंड डाउन करते हैं तो वो टिक 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 ऐसा करके आपको हैप्टिक्स देता है। तो बहुत अच्छे से लीनियर मोटर का उन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ में नेटवर्क और कनेक्टिविटी की भी बात करें तो आपको उसमें 5G जैसे कि मैंने बता दिया, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 7 आपको मिलता है, NFC का आपको सपोर्ट मिलता है, 2x2 मिमो है, वाइड वन L1 कैमरा टू API और जितने भी सेंसर्स हैं उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 8,128, 39,999 सेम प्राइस पर लॉन्च हुआ था जो OnePlus 11 आ रहा था और सेम वेरिएंट था। जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको 8,128 को निकाल देना चाहिए था, क्योंकि 128 आज की तारीख में बहुत कम स्टोरेज यहाँ पर है। एक ज़माने में 64 को हम कम मानते थे और आज के ज़माने में डेफिनेटली 128 बहुत कम पड़ता है। बहुत सारे
फाइल्स हम लोग डाउनलोड करते, 2-4 वीडियो फोटो बना लिए तो 4-5 GB तो ऐसे ही निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से 128 GB उनको देना ही नहीं चाहिए था, स्टार्ट करना चाहिए था 8256 और उसकी प्राइस यहाँ पर 40,000 रखना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी 256 वाला आपको 42,999 है, फिर एक 16256 है वो 50,000 तक चला जाता है। उसके अंदर उन्होंने फिर एक जेंशिन इम्पैक्ट वाला भी एडिशन लाया था तो वगैरह। खैर लेकिन यहाँ पर ओवरऑल फ़ोन तो अच्छा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। जो भी अच्छा बुरा था सब कुछ बता दिया, बस जो प्रैक्टिस ब्रांड कर रही है वो उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो ट्रस्ट लॉस कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरी तरफ से OnePlus को। अगर वो अच्छे तरीके से लेता है तो अच्छी बात है, बुरे तरीके से लेता है तो भी अच्छी बात है। ये ब्रांड की मर्जी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उनको जो ठीक लगता है वो कर सकती है, लेकिन हमें जो ठीक लगा, हमें जो बताना था इस फोन के बारे में, हमने वो क्लियरली आपको बता दिया। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।